हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान बिंदु एकेडमी पे। मेरा नाम है मनीष उपाध्याय और हम यहाँ पे प्रारंभ कर रहे हैं बिहार दरोगा के जो पुराने पेपर हैं उनके प्रश्नों को, जो कि साइंस से रिलेटेड हैं, विज्ञान से रिलेटेड हैं, उनकी हम बात करेंगे। ये जो प्रश्न हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं ये है सितंबर 2023 में बिहार दरोगा का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्न। अब इनको हम डिस्कस करेंगे। 15 प्रश्न है साइंस से टोटल, उनकी हम बात करेंगे। और प्रश्नों को डिस्कस करने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि ये जो प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर क्या है, बल्कि एक ये भी हमारा उद्देश्य है कि हम और भी जो साइड की इंफॉर्मेशन है उसको भी थोड़ा सा देखें। उसकी वजह ये रहती है कि जो पीवाईक्यू हम लोग कहते हैं कि पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, पीवाईक्यू रिपीट होते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली यही प्रश्न पूछ लिया जाएगा। कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन को वहां पे बदल करके भी पूछा जाता है। और ये सबसे सही तरीका होता है कि अगर हम मान लीजिए कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो उसके कम से कम 10 साल के पीवाईक्यू को हम कायदे से पढ़ करके जाएं। अब स्टार्ट करते हैं इस सेशन की। पहला जो प्रश्न है उसमें पूछा गया है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, मस्तिष्क के बारे में पूछा गया है और सबसे बड़ा भाग पूछा गया है। ऑप्शन को आप देखेंगे तो यहाँ पे सेरिबेलम, सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस और मेडुला की बात यहाँ पे हो रही है। अब अगर हम बात करें प्रश्न के हिसाब से, तो प्रश्न के हिसाब से इसका जो उत्तर बनता है वो है सेरिब्रम। सेरिब्रम का अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये क्या है, अग्र मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है, अग्र मस्तिष्क। भाई अगर हम बात यहाँ पे अग्र मस्तिष्क कह रहे हैं, इसका मतलब जो पूरा का पूरा दिमाग है या जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन है, उसके कुछ पार्ट बनेंगे। तो अगर हम दिमाग की बात करें, जैसे हम यहाँ पे एक मस्तिष्क टाइप का बना लेते हैं, तो इसके टोटल 3 पार्ट हम बनाते हैं। इधर मान लीजिए ये आंखें हैं इधर, तो ये ऐसे आपको पता चलेगा। तो जो आंखों के साइड का भाग है या जो माथे के साइड का भाग है उसको हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क। और जो सबसे पीछे भाग है उसको हम क्या कहेंगे, पश्चिम मस्तिष्क, हिंड ब्रेन। और बीच वाला जो भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे, मध्य मस्तिष्क। इस तरह से टोटल 3 पार्ट दिमाग के बनते हैं। और ऐसे भी आप इमेज में देखेंगे तो इस तरीके से ये बटा भी रहता है। तो टोटल अग्र मस्तिष्क के 2 पार्ट हैं, मध्य के 2 हैं और ऐसे करके ये बटा रहता है। और भी इनमें सब सेक्शन होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है, सबसे बड़ा भाग है ये। अगर इसकी हम बात करें तो जो पूरा दिमाग है उसका लगभग 80% ये होता है। अब ये काम क्या करता है, तो काम है इसका सोचना, समझना, चीजों को याद करना। अब जो दिमाग की मेन फंक्शनिंग है, जो मुख्य काम है वो यही है, सोचना है, चीजों को एनालाइज करना है, डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है। और सारी की सारी जो भी घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो हमने आंखों से देखी हो, कानों से सुनी हो, या जैसे हमने अपनी स्किन के द्वारा उसको महसूस किया हो, या सपने में किसी चीज को देखा हो, उन सबको स्टोर करके रखना है। और फिर उनमें से जो काम की चीजें हैं उनको आगे के लिए रखना है, जो बिना काम की चीजें हैं उनको दिमाग धीरे धीरे भूलता जाता है। ये सब काम भी कौन करता है, तो सेरिब्रम ही करता है। अब यहां पे हम बात करें कि भाई सेरिबेलम, जो ये तो हो गया सबसे बड़ा भाग। अगर दूसरा सबसे बड़ा भाग की हम बात करेंगे तो वो सेकंड कौन सा आएगा, सेकंड आएगा सेरिबेलम। सेरिबेलम की अगर हम बात करें तो भाई ये क्या करता है, तो बहुत सारी ऐसी क्रियाएं हैं, जैसे कि मान लीजिए भूख लग रही है या संतुलन टाइप की जो चीजें हैं, शारीरिक संतुलन। तो ये क्या काम करता है, इसमें आप याद रखेंगे शारीरिक संतुलन। अब जैसे आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो उसको चलने में बड़ी समस्या आती है, वो गिर गिर करके चलता है। इसका मतलब उसमें सेरिबेलम प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग में नहीं होता। यदि किसी व्यक्ति का सेरिबेलम थोड़ा गड़बड़ हो जाए तो उसको चलने में दिक्कत आएगी, खड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये वो है जो संतुलन बनाता है कि हमारी जो पूरी बॉडी है उसका पोस्चर रहे, हम सीधे चल सकें, दौड़ सकें, बैठे हैं, या कोऑर्डिनेशन करता है बॉडी के ये अंगों के बीच में। अगर जैसे मान लीजिए मैंने इस हाथ से पेन को इस वाले हाथ में दिया, तो ये जो कोऑर्डिनेशन हुआ है, दोनों हाथों ने मिलकर काम जो किया है वो इसी मस्तिष्क की वजह से हो पाता है। अगर इसकी बात करें हम हाइपोथैलेमस की, तो हाइपोथैलेमस क्या काम करता है, तो ये करता है भूख और प्यास जैसी चीजों को नियंत्रित करता है। ठीक है, इस तरह की घटनाओं को करता है। मेडुला की अगर हम बात करें तो ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हो जाती हैं ये उनको नियंत्रित करता है, या हम इनको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स रिएक्शंस। भाई इसका संबंध किससे, रिफ्लेक्स रिएक्शन से। पाचन हो गया शरीर में, वो भी अपने आप चलता रहता है, कंट्रोल नहीं कर सकते उसको।
रिफ्लेक्स रिएक्शन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम चल रहे हैं और पैर में कांटा लग जाता है, तो अचानक से आपने देखा होगा कि हम सोच भी नहीं पाते, उससे पहले हमारा पैर क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। अगर मान लीजिए गलती से किसी गर्म चीज से हमारा हाथ टच हो जाता है तो तुरंत हमारा हाथ हट जाता है, दिमाग सोच भी नहीं पाता, उससे पहले हाथ क्या हो जाता है, अलग हट जाता है। तो ये सारे के सारे काम क्या करती है, मेडुला के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न, पहला प्रश्न हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब बात करते हैं जो दूसरा प्रश्न है, डीआरडीओ द्वारा विकसित लक्ष्य क्या है। वैसे देखा जाए तो एक बहुत ही फैक्चुअल प्रश्न है, आपको रटनी पड़ेंगी कौन कौन सी चीजें हैं, लक्ष्य क्या है, ब्रह्मोस क्या है, ये थोड़ी ऐसी टाइप की चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम देखेंगे। तो डीआरडीओ द्वारा जो विकसित किया गया है लक्ष्य वो क्या है। अगर प्रश्नों की ऑप्शंस की बात करें तो चालक रहित विमान है, गाइडेड मिसाइल है, एंटी रेडिएशन मिसाइल है और टैंक रोधी मिसाइल है। अब यहाँ पे हम बात करें तो ये जो चालक रहित विमान है इसको हम ड्रोन भी कह सकते हैं एक तरह का, ठीक है, ड्रोन है ये। तो बिल्कुल ये क्या है, ये एक ड्रोन है। अब हम बात करते हैं कि भाई आखिर वैज्ञानिकों को ड्रोन क्यों विकसित करना पड़ा। तो ड्रोन बनाने के पीछे कहानी ये है कि अगर मान लीजिए हम एक फाइटर से, एक हवाई जहाज से अगर हमला कर रहे हैं तो वैसे केस में एक तो हमारा हवाई जहाज जा रहा है, दूसरी उसकी फ्यूल उसमें ज्यादा जाएगा, पायलट के बैठने के लिए जगह बनानी पड़ेगी, तो साइज उसका बड़ा हो जाएगा। अब साइज बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, एक तो वो पकड़ में जल्दी आ सकता है, दूसरी बात क्या है कि उसमें जो पायलट है उसकी जान को खतरा हो सकता है। तो हमने उससे बचने के लिए क्या किया, एक वार रूम बना देंगे जहां पे ऑफिसर बैठे रहेंगे और वहां से उसको क्या करेंगे, जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, मशीन है, उसको कंट्रोल करेंगे। जैसे हमने मान लीजिए एक ऐसा जहाज बनाया जिसमें कोई पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो उड़ करके जाएगा, अपना काम करेगा, चाहे हमको कहीं की फोटोग्राफी करनी हो, निगरानी करनी हो, बम गिराना हो, वो सारे के सारे काम कराएगा। जो एक पायलट बैठ के जाता है वैसा विमान करता है, जो एक सामान्य विमान करता है वो सारे काम करेगा, लेकिन इसमें किसी पायलट की जान को कोई खतरा नहीं होगा। और कंपैरेटिवली देखा जाए तो ये सस्ता भी पड़ता है ट्रेनिंग के लिए। इसके लिए ऐसा नहीं है कि भाई जो नॉर्मल फाइटर की जो ट्रेनिंग होती है उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो कुल मिलाकर के ये ज्यादा बढ़िया चीज है। तो एक तो हमने ये देखा, तो ये चीज क्या है। अब गाइडेड मिसाइल की बात करें, आजकल मिसाइलों का क्या है, पहले होते थे, जैसे हम टीपू सुल्तान के टाइम की बात करें तो पहले क्या होते थे, रॉकेट टाइप के होते थे, बस जला दिया, वो कहीं भी जाके गिरेगा, थोड़ा बहुत एंगल आप सेट कर सकते थे। गाइडेड मिसाइल का मतलब होता है, जैसे अगर मान लीजिए हीट सीकिंग मिसाइल कह सकते हैं, जीपीएस वाली मिसाइल हो सकती है, बहुत तरह की मिसाइल हो सकती है, जिसमें क्या होता है कि अगर जैसे मान लीजिए ट्रैक किया, गाइडेड मिसाइल का मतलब हो गया हीट सीकिंग। अगर जैसे मिसाइल है तो जैसे जैसे आगे जो हवाई जहाज है या जो टारगेट है वो जैसे जैसे गर्मी छोड़ेगा वो मुड़ेगा। अब मुड़ेगा तो उसकी गर्मी का जो रास्ता होगा वो भी मुड़ जाएगा, तो ये मिसाइल क्या करेगी, ये भी मुड़ जाएगी। ये ऐसा नहीं कि हमने सीधी छोड़ी है, अगर इसके रास्ते में जैसे बंदूक की गोली होती है तो वो सीधी चलती है, रास्ते में आ गया तो शूट करेगी, लगेगी गोली। अगर वो टारगेट रास्ते में से हट गया तो गोली नहीं लगेगी। लेकिन इस वाले केस में क्या है, ये टारगेट को हिट करके ही मानेगी, तो इनको गाइडेड मिसाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे हम अपने ब्रह्मोस की बात करें तो ये भी एक तरह की गाइडेड मिसाइल है, क्रूज है वैसे। और क्रूज, और अगर हम बात करें तो क्रूज का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए ये जमीन है, अगर हमारी मिसाइल गाइडेड भी है और ऐसी है जो जमीन के बिल्कुल पास पास चलती है तो वो क्या होगी, क्रूज हो गई। एक मिसाइल ऐसी हो सकती है कि भाई वो यहां से उड़े और यहां पे आके हिट करे, पहले वो ऊपर जाए और फिर नीचे आए, तो इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं बैलिस्टिक, और इन वालियों को हम कहते हैं क्रूज मिसाइल। ठीक है, टैंक रोधी मिसाइल है, तो टैंक रोधी मिसाइल की बात करें जैसे हेलिना है, अगर हेलीकॉप्टर से चलाएंगे तो हेलिना कहेंगे, और अगर नॉर्मल चलाएंगे तो इसको नाग कहेंगे। ऐसी मिसाइल जो टैंकों को फोड़ने के लिए काम आती है। टैंक अपने आप में एक बख्तरबंद वाहन है, बख्तरबंद का मतलब होता है जिसको नॉर्मली पेनिट्रेट नहीं किया जा सके, या जो उसका कवच है वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसमें गोली या सामान्य जो मिसाइलें हैं वो अंदर तक नहीं जा सकती, बहुत स्ट्रांग बॉडी होती है। तो उस बॉडी को भी ये क्या कर देती है, भेद देती है। एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें, इनकी अगर हम बात करें तो मिसाइल देखो दो ही तरीके की हैं, बट वो काम किस में आ रही है उसके आधार पर उनको बांटा जाता है। रेडिएशन का मतलब होता है कि बहुत सारी मिसाइलें क्या होती है, ऊर्जा के आधार पर ये बदल जाती हैं, मतलब रेडिएशन के द्वारा उनके पथ को हम क्या कर सकते हैं, करप्ट कर सकते हैं, उनकी डायरेक्शन को बदल सकते हैं, हैक कर सकते हैं। ये क्या होती है, इन पे रेडिएशन का कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब अगर बाहर से आप कंट्रोल करना चाहोगे तो ये कंट्रोल नहीं हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, यहां प्रश्न देखेंगे तो
पूछा गया है लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है। तो पहली बात तो आप ये देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि भाई लैक्टोमीटर क्या है। जब आपको पता होगा लैक्टोमीटर क्या है तभी ना आप इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। और फिर कह रहा है कि सिद्धांत कौन सा है, कह रहे हैं पास्कल का सिद्धांत, न्यूटन के गति के नियम, स्टीफन का नियम और आर्किमिडीज का सिद्धांत। इन अगर चारों ऑप्शंस में से आप देखेंगे तो यहां पे हमको समझ में आएगा कि ये क्या है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर निर्भर करता है। अब पहले तो ये देखेंगे कि भाई आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। आर्किमिडीज का सिद्धांत बड़ा सिंपल सा है, आपने इस चीज को अपने जीवन में भी महसूस किया होगा। जब आप किसी चीज को डुबाते हैं पानी में तो आपको वो हल्की लगने लग जाती है, और हवा में उस चीज को उठाते हैं तो आपको वो भारी लगती है, पानी में उठाते हैं तो आपको हल्की लगती है। तो ये जो हल्कापन है उसी को एक्सप्लेन करता है आर्किमिडीज का सिद्धांत। इसे तैरने का नियम भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम, तैरने का नियम भी कहते हैं। तैरने का नियम क्या है कि अगर मान लीजिए जैसे आपने किसी चीज को पानी में डुबाया, जैसे ये वस्तु है इसको पानी में आप डुबा रहे हैं तो इस वस्तु का जो भार होगा वो लगेगा नीचे की तरफ। अब आप किसी चीज को डुबाएंगे तो इस वस्तु ने क्या कर दिया होगा, वहां के पानी को यहां से हटा दिया होगा। पानी क्या करेगा, इस पे एक ऊपर की तरफ बल लगाएगा। अगर बल ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसको हम कहते हैं उत्प्लावन बल। अब उत्प्लावन बल को अगर हमने डब्ल्यू डैश कह दिया और मान लीजिए भार को हमने डब्ल्यू कह दिया, तो आर्किमिडीज साहब ये कह रहे हैं तैरने के नियमों में कि आप किसी वस्तु को डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आ जाती है, और भार में जो कमी आती है वो कितनी होती है, तो वो इस हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। कुल मिलाकर के तीन बातें वो बोलते हैं। तीन बात क्या बोलते हैं कि देखो, अगर ऊपर का बल ज्यादा होगा, उत्प्लावन बल ज्यादा होगा और भार कम होगा, पहली कंडीशन, अगर उत्प्लावन बल ज्यादा है भार कम है तो वस्तु क्या करती है, तैरेगी। जैसे आपने लकड़ी वगैरह का एग्जांपल देखा होगा। दूसरी कंडीशन क्या बताते हैं वो, तो दूसरी कंडीशन वो ये बताते हैं कि देखो अगर उत्प्लावन बल और भार बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू डैश इक्वल डब्ल्यू, मतलब आंशिक रूप से तैरेगी। आंशिक रूप से तैरने का मतलब क्या हुआ, आंशिक रूप से तैरने का मतलब हो गया कि वस्तु को आपने अगर पानी में बीच में छोड़ दिया तो वो बीच में रुकी रह जाएगी, आपने तल पे ले जाके छोड़ दिया तो वो तल पे रुकी रह जाएगी, आपने सरफेस के नजदीक लाके छोड़ दिया तो वो सरफेस के नजदीक तैरेगी। वो अपने आप ऊपर या नीचे नहीं जाएगी, आप जहां उसको छोड़ोगे वो वहीं रुक जाएगी। अब तीसरी कंडीशन आती है, भाई आपने देखा यहाँ पे ये उत्प्लावन बल ज्यादा है, यहाँ पे उत्प्लावन बल बराबर है। अब की बार वो कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है वो कम है और नीचे की तरफ जो बल लग रहा है वो ज्यादा है, मान लीजिए कंडीशन ये है, तो जिधर बल ज्यादा होगा वस्तु उधर ही गतिमान हो जाएगी। इसका मतलब वस्तु क्या होगी, डूब जाएगी, वस्तु डूब जाएगी। ये जो बातें हमने कही कि किसी चीज को हम डुबाते हैं तो उसके भार में कमी आती है और वो कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है और उसके आधार पर तीन तैरने के नियम बनते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। ये जो अभी हम उत्प्लावन बल और भार की बात कर रहे हैं इसी को हम घनत्व के रूप में भी बदल सकते हैं। घनत्व का मतलब होता है कि भाई एकांक द्रव्यमान में, घनत्व की अगर हम बात करें, सॉरी एकांक आयतन में कितना द्रव्यमान उपस्थित है, या घनापन हम कह सकते हैं किसी वस्तु का। तो इसका सीधा सीधा मतलब हम यहाँ पे ये ले सकते हैं कि अगर मान लीजिए जो द्रव है, सपोज दैट आपने पानी लिया हुआ है, पानी का घनत्व अगर ज्यादा है और आपने जो उसमें वस्तु डाली है, मान लीजिए आपने लकड़ी डाली हुई है, लकड़ी का घनत्व कम है, तो जिस चीज का घनत्व कम होगा वो ऊपर रहेगी, जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो नीचे रहेगा। इसका मतलब वस्तु का घनत्व कम हुआ तो वस्तु तैरेगी, वस्तु का घनत्व अगर द्रव के बराबर हुआ तो वस्तु आंशिक रूप से तैरेगी, और वस्तु का घनत्व अगर ज्यादा हुआ तो वैसे केस में क्या होगा, वस्तु डूब जाएगी। ठीक है, अब यहां से हमें यह बात समझ में आती है कि भाई ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसके आधार पर हम कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। अगर हमने घनत्व यहाँ पे, अगर हम उत्प्लावन बल और भार की जगह पे घनत्व रिप्लेस कर देंगे तो क्या क्या बन सकता है, तो बन सकता है इससे सापेक्ष घनत्व। सापेक्ष घनत्व बन सकता है। सापेक्ष का मतलब होता है यदि वस्तु के घनत्व में, वस्तु के घनत्व में यदि आप भाग दे दें पानी का घनत्व, पानी का घनत्व, तो उसको हम क्या कहेंगे, सापेक्ष घनत्व कहेंगे। सापेक्ष घनत्व को मापा किससे जाता है, तो क्योंकि पानी को हम हाइड्रो कहते हैं
और मीटर का मतलब होता है किसी चीज को नापना, किसी चीज को काउंट करना। तो इसको हम किससे नापते हैं? तो इसको हम नापते हैं हाइड्रोमीटर। किसी वस्तु का घनत्व या किसी द्रव का घनत्व पानी के अगर सापेक्ष हम नापेंगे तो उस मशीन को हम क्या कहेंगे? हाइड्रोमीटर कहेंगे। अब ऐसे ही जो दूध है वो भी तो एक चीज है ना, एक वस्तु ही है, एक द्रव है वो। इसका मतलब हम दूध को भी क्या कर सकते हैं? पता कर सकते हैं कि दूध में कितनी मिलावट है, उसके घनत्व में कितना परिवर्तन आया है। दूध के लिए हम लैक्टस या लैक्टो शब्द का प्रयोग करते हैं, इसलिए ये जो हाइड्रोमीटर है इसका नाम जब हम दूध के लिए प्रयोग करते हैं तो इसको हम क्या कहने लग जाते हैं? लैक्टोमीटर कहने लग जाते हैं। दूध का सापेक्ष घनत्व ज्ञात करने वाली मशीन का नाम क्या है? लैक्टोमीटर है। ऐसे ही अगर मान लीजिए हवा में कहा जाए कि हवा में कितनी आर्द्रता उपस्थित है, कितनी नमी उपस्थित है, तो इस अनुपात को अगर आप ज्ञात करेंगे तो आर्द्रता को या नमी को हाइग्रो शब्द प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे हाइड्रो की जगह पे अगर हाइग्रोमीटर कह दिया जाए तो इसका मतलब होगा हवा में नमी की पता लगाने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? हाइग्रोमीटर कहते हैं। ये सब के सब किस पे काम कर रहे हैं? तो ये सब के सब आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ही काम कर रहे हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न आ सकता है कि बाकी के 3 सिद्धांत हैं या 3 नियम है, ये क्या कह रहे हैं? तो जैसे पास्कल का जो नियम है वो ये कह रहा है कि भाई अगर मान लीजिए क्षेत्रफल छोटा होगा तो बल भी आपको कम लगाना पड़ेगा, या आप अगर कम बल लगाएंगे कम क्षेत्रफल पर और दूसरी तरफ आप क्या कर देंगे? ज्यादा क्षेत्रफल बड़ा कर देंगे तो आपको बल भी ज्यादा मिल जाएगा। कुल मिलाकर के आपने जेसीबी देखी होगी, या आपने हाइड्रोलिक लिफ्ट देखी होगी, या आपने हाइड्रोलिक प्रेस देखी होगी, डिस्क ब्रेक आपने बाइक में देखी होंगी, वो सबके सब किस पे काम करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पे काम करते हैं। पास्कल के सिद्धांत का मतलब है कि जो दाब है वो एक समान रहता है। न्यूटन के गति के नियम का मतलब क्या है? तो इसमें न्यूटन ने बल को परिभाषित किया है और ये बताया है कि भाई जो बल है वो क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी दिशा क्या है। कुल मिलाकर के इन 3 चीजों को बताने के लिए न्यूटन ने कुल 3 नियम दिए हैं, जिन्हें न्यूटन के गति के 3 नियम कहा जाता है। और उसमें पहले नियम में बताया कि अगर आप बाहर से कोई बल नहीं लगाओगे तो वस्तु जैसी होगी वैसी की वैसी रहेगी। मतलब वस्तु की गति में या स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो चल रही होगी तो चलती रहेगी, रुकी होगी तो रुकी रहेगी। इसके अलावा दूसरे नियम में उन्होंने ये बताया कि जो संवेग परिवर्तन है वो क्या है? संवेग परिवर्तन की दर ही क्या होती है? बल होती है। तीसरे नियम में उन्होंने ये बताया कि आप किसी चीज में अगर धक्का मारोगे तो वो चीज भी आप में धक्का मारेगी। मतलब हर एक क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। और स्टीफन के नियम की अगर हम बात करें तो इन्होंने ये कहा कि भाई अगर आप किसी चीज को गर्म कर रहे हो या किसी चीज का तापमान अगर ज्यादा है तो उसमें से ऊर्जा भी उतनी ही ज्यादा निकलेगी। मतलब कि इसके आधार पर हम सूर्य जैसे तारों का तापमान ज्ञात कर सकते हैं। और सूर्य के लिए हम हीलियो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि हीलियोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है तो आप मुझे बताएंगे स्टीफन के नियम के आधार पर। अगर मैं आपसे यह कहूं कि रॉकेट के सिद्धांत पे काम करता है तो रॉकेट में क्या होता है? गैसें पीछे निकलती हैं, रॉकेट आगे बढ़ता है। तो आप मुझे बताओगे न्यूटन के गति के नियम के आधार पर। यदि मैं आपसे यह कहूं कि हाइड्रोलिक लिफ्ट या डिस्क ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पे काम करती हैं तो आप बताओगे पास्कल के सिद्धांत के आधार पर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, किसने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था? अभी हमने जैसे इसको देखा था, यहां पे देखो ये भी एक तरह का पीवाईक्यू हो गया, एक ही जगह पे आ गया। अभी हमने देखो आर्किमिडीज भी यहां पे पढ़ा, फिर से आर्किमिडीज पूछ लिया, न्यूटन भी पढ़ा है और पास्कल भी पढ़ा है, बस यहां पे एक नया नाम आ गया है, आइंस्टीन। बाकी गति के नियमों की बात करें तो सबसे पहले गति के बारे में जो बात करी है उस वैज्ञानिक का नाम है गैलीलियो। अब गैलीलियो यहां पे कहीं नहीं है, तो गति के नियमों के बारे में अगर ये कहता कि गति को डिफाइन किन्होंने किया है, जड़त्व का नियम किन्होंने दिया है, गति के समीकरण किन्होंने दिए हैं, तो वो गैलीलियो ने दिए हैं। ठीक है, और अगर हम गति के नियमों की बात करें, 3 नियमों की बात करें, तो वो साइंटिस्ट क्या है? वो है न्यूटन। तो न्यूटन के कितने नियम हैं? 3 नियम गति से संबंधित। पहला नियम क्या है? बल की परिभाषा, अर्थात बल वो बाहरी कारण है जिसकी वजह से चलती हुई वस्तु रुक सकती है और रुकी हुई वस्तु चल सकती है।
फिर दूसरे नियम में इन्होंने कहा बल का निगमन, अर्थात संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं, या F बराबर ma, किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण को बल कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है SI पद्धति में। तीसरे नियम में इन्होंने कहा क्रिया एवं प्रतिक्रिया, क्रिया एवं प्रतिक्रिया का नियम, मतलब कि अगर आप किसी वस्तु में धक्का मारोगे, आप अगर क्रिया करोगे तो वो वस्तु आप पर प्रतिक्रिया कर देगी। तो कुल मिलाकर के 3 नियम यहां पे दिए हुए हैं। आर्किमिडीज को ऑलरेडी अभी हम पढ़ चुके हैं, पास्कल को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आइंस्टीन को मेनली, कई सारे सिद्धांत हैं वैसे तो आइंस्टीन के, लेकिन मेनली इनको जाना जाता है। एक तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके लिए इनको क्या मिला, इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की व्याख्या करने के लिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आजकल आप देखते होंगे सोलर सेल जो बना हुआ है, तो वो इन्हीं के सिद्धांत के आधार पर बनाया गया है क्या ये चीज? इसका मतलब ये है कि प्रकाश अगर हम किसी एक विशिष्ट प्रकार की धातु पर डालें, विशिष्ट प्रकार के मटेरियल पर डालेंगे प्रकाश को, तो प्रकाश उस धातु से, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकाल सकता है। अब इलेक्ट्रॉन अगर गति करने लग जाएगा तो उसको हम वैद्युत धारा कहते हैं। इसका मतलब हम प्रकाश का प्रयोग करके बिजली बना सकते हैं, वैद्युत धारा बना सकते हैं, और यही सिद्धांत तो सोलर सेल में भी प्रयोग हो रहा है। तो एक तो आइंस्टीन का ये है, और एक और खास बात जिसके लिए इनको मुख्य रूप से जाना जाता है उसका नाम है सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, एक तो आपने E इक्वल MC स्क्वायर पढ़ा होगा, E इक्वल MC स्क्वायर की द्रव्यमान को ऊर्जा में कैसे बदलें, या द्रव्यमान ऊर्जा में कैसे बदलता है, या इसको पलट करके भी कह सकते हैं कि ऊर्जा द्रव्यमान में कैसे बदलती है। ये जो रिलेशन है ये भी सापेक्षता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। इसको हम कहते हैं विशिष्ट सापेक्षता। 2 सिद्धांत इन्होंने दिए हैं, और एक होती है सामान्य सापेक्षता। सामान्य सापेक्षता का मतलब ये इन्होंने बताया कि एक तो इन्होंने गुरुत्व को रीडिफाइन कर दिया, और दूसरी बात आप न्यूज में अब लगातार पढ़ रहे होंगे या पढ़ते रहते होंगे बीच बीच में कि भाई जो गुरुत्वीय तरंगों का कॉन्सेप्ट है, जैसे तालाब में आप देखेंगे पत्थर मार देते हैं तो तरंगें उठती हैं, ऐसे ही हमारे ब्रह्मांड में भी तरंगें उठती रहती हैं। अगर कोई बड़ी घटना होती है उनको गुरुत्वीय तरंग कहा जाता है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत। तो कुल मिलाकर के आपको याद रखना है, जब भी सापेक्षता की बात होगी तो आइंस्टीन आपको याद रखना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होगी तो भी आपको आइंस्टीन याद रखना है। यहां पे बस ये एक नई चीज यहां पे हमको ऐड करने की जरूरत पड़ी है। अब हम आगे प्रश्न पे चलते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कि भाई प्राकृतिक सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? सफाई कर्मी का मतलब यह है कि जो गंध मची हुई है, जो कूड़ा बिखरा हुआ है, जो चीजें बिखरी हुई हैं, उनको समेटने वाला या उनको खत्म करने वाला, उस व्यक्ति को या उस जीव को या उस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? सफाई कर्मी कहते हैं। प्राकृतिक है, इसका मतलब प्रकृति ने हमको इसको उपलब्ध कराया है। अब यहाँ पे देखो अलग अलग शब्द आ रहे हैं। यहाँ पे उत्पादक शब्द आ गया, प्रोड्यूसर, उपभोक्ता आ गया, कंज्यूमर, उपभोक्ता थर्ड, कंज्यूमरों में भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, थर्ड लेवल का, तृतीय स्तर का कंज्यूमर, अपघटक आ गया मतलब डिकम्पोज। अब यहां पे अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमको यह समझना चाहिए कि भाई उत्पादक क्या है और उपभोक्ता क्या है और अपघटक क्या है। तो देखो वैसे तो इस जो प्रश्न की अगर हम बात करें तो इसका उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा अपघटक। अब अलग अलग टर्म को समझ लेते हैं ताकि इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, अगर कल को उसने उत्पादक पूछ लिया, उपभोक्ता पूछ लिया, तो हम उसको कैसे करेंगे। और ये आखिर अपघटक क्या समस्या है, क्या चीज है ये, कि अगर इससे अगर मान लीजिए थोड़ा सा डाइवर्स करके उसने प्रश्न पूछा तो उसको हैंडल कैसे करना है, हमको इस चीज को हमको देखना है। तो पहले आते हैं उत्पादक पर। उत्पादक की बात करें तो ये क्या है? स्वयं भोजन बनाने वाले। अब आप ये मत कहिएगा कि हम भी तो अपनी रसोई में खुद ही भोजन बनाते हैं। भोजन बनाने का मतलब देखो हम भोजन पकाते हैं, उसको हमने बस क्या कर दिया है, ऑलरेडी प्रकृति ने हमको मिर्च बना के दे दी है, ऑलरेडी प्रकृति ने हमको क्या कर दिया है, खीरा बना करके दे दिया है, प्रकृति ने हमको नमक दे दिया। वो सारी चीजों को मिक्स करके हम बोल रहे हैं देखो हमने ये सलाद बना दी। ये खाना बनाना नहीं है। खाना बनाने का जो मतलब है स्वयं भोजन बनाने वाला। और स्वयं भोजन कौन बनाएगा? जो क्या करे, या तो प्रकाश
या फिर क्या करे, रसायन संश्लेषण अगर करता है। नॉर्मली आप देखेंगे रसायन संश्लेषण कुछ ही बैक्टीरिया हैं, सारे बैक्टीरिया भी नहीं करते, कुछ एक बैक्टीरिया हैं, बाकी अधिकतर जो हमने उदाहरण देखे हैं वो प्रकाश संश्लेषण के देखे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके जो भोजन बनाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। अब अगर हम यहां पे कुछ उदाहरणों की अगर हम बात करें तो जितने भी हरे पेड़ पौधे हैं, सभी हरे पौधे इसके क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। सभी के सभी क्या है, उत्पादक हैं, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये अपना खाना खुद ही बनाते हैं। बाकी दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो सब इन्हीं के ऊपर निर्भर करती हैं। जैसे अगर हम बात करें नील हरित शैवाल, अब आप कहोगे शैवाल तो पौधा ही है, शैवाल तो पौधे का भाग है। असल में इसका नाम नील हरित शैवाल है, बट ये शैवाल नहीं है, इसको क्या कहा जाता है, साइनो बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का एक प्रकार है। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे, ये उत्पादक हो जाएंगे, प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे। तो उत्पादक वाला केस आ गया समझ में। तो ये कह रहा है सफाई कर्मी, जो चीजें बिखरी हुई हैं, जो चीजें बन गई हैं, उनको खत्म करने वाला। तो ये तो बनाने वाला है, इसका मतलब ये तो उत्तर नहीं होगा। अब बात करते हैं उपभोक्ता के बारे में, ठीक है। अब उपभोक्ता के बारे में बात करेंगे। उपभोक्ता का मतलब होता है कंज्यूमर, खाने वाला। उपभोक्ता क्या है, उत्पादक के बनाए भोजन पर निर्भर। ऐसे जीव जो उत्पादक के बनाए हुए भोजन पर निर्भर रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपभोक्ता कहते हैं। अब उपभोक्ता में भी आप देखेंगे कुछ ऐसे भी जीव आपने देखे होंगे जो सिर्फ पौधों को खाते हैं। जैसे हम बकरी का एग्जांपल लें तो बकरी क्या करती है, सिर्फ पौधों को खाती है, उनके बीजों को खाती है। तो वैसे जीव जो केवल शाक खाते हैं, सिर्फ पौधे खाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। शाकाहारी इनको कहा जाता है। और कुछ ऐसे हो सकते हैं उत्पादक में जो क्या करते हैं, सिर्फ मांस खाते हैं। जैसे आपने कई बार कहावतों में सुना होगा कि शेर कभी घास नहीं खाता, ठीक है। तो इस तरह के जो जीव हैं जो सिर्फ और सिर्फ दूसरे जानवरों को खा करके अपना पेट भरते हैं। जैसे बकरी ने अपना भोजन कहां से लिया है, उत्पादक से लिया है, और उसी में से बचा बचा करके अपने शरीर को क्या कर लिया है, बड़ा कर लिया है। अब शेर आता है वो बकरी को खा जाता है, इसका मतलब कुछ को हम क्या कहेंगे, मांसाहारी कहेंगे। और तीसरी जो इसमें श्रेणी आती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं यहां पे सर्वाहारी। बहुत सारे ऐसे जीव भी हैं जो क्या करते हैं, जो मांस भी खा सकते हैं और जो क्या कर सकते हैं, घास भी खा सकते हैं। जैसे बकरी का हमने एग्जांपल लिया था, तो बकरी किस में आती है, वो तो केवल और केवल शाक खाती है। अगर हमने शेर की बात करी, चीते की बात करी, या फिर हमने मान लीजिए लक्कड़बग्गा की बात करी, तो ये सब क्या करते हैं, ये मांस खाते हैं। सर्वाहारी की बात करें तो भाई मानव अपने आप में क्या है, मानव है, कुत्ता है, ये इनको अगर अनाज अगर मिलेगा तो अनाज खा सकते हैं, पौधे के अगर पार्ट होंगे तो उसको भी खा सकते हैं, और अगर मांस इनको मिलता है तो ये मांस भी खा सकते हैं। तो ऐसे जीव जो शाक और मांस दोनों का भक्षण कर सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। अब ये हो गए हमारे दो कंप्लीट, ठीक। और ये किसकी श्रेणी है, उपभोक्ता की। तो ये इसका मतलब उपभोक्ता यहां भी उपभोक्ता है, यहां भी उपभोक्ता है। तो ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये खत्म नहीं कर रहा है, इनकी भी डेथ होगी। तो बहुत, अब ऐसा नहीं कि अब जैसे मान लीजिए कोई चीज सड़ रही है तो उसको कोई खा ले, या बहुत पुराना अगर मांस पड़ा हो तो उसको ये खा ले, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तीसरी जो श्रेणी आती है उसको हम कहते हैं अपघटक। तीसरी श्रेणी को क्या कहते हैं, अपघटक या डिकम्पोजर। अपघटक की बात करें तो इनको क्या किया जाता है, ये जितनी भी चीजें हैं उनको ये सड़ा गलाकर भोजन प्राप्त करने वाले ऐसे जीव जो अन्य चीजों को प्रकृति में जो खराब हो रही हैं उनको सड़ा गला करके भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जीवों को हम क्या कहते हैं, अपघटक कहते हैं। अब क्योंकि ये प्रकृति में से चीजों को हटाते हैं, खत्म करते हैं, वापस से प्रकृति, जैसे मान लीजिए किसी पौधे ने जमीन से क्या लिया था, कार्बन लिया था, कार्बनिक पदार्थ लिया, या मान लीजिए उसने अलग मिनरल लिए,
पानी लिया, ये क्या करेंगे, सबको विघटित कर देंगे, ह्यूमस के रूप में कार्बनिक पदार्थ को जमीन में वापस लौटा देंगे। बाकी क्या करेंगे, पानी को डिकम्पोज करके हवा में छोड़ देंगे। इस टाइप से ये क्या करते हैं, चीजों को विघटित कर देते हैं। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, प्राकृतिक सफाई कर्मी भी कहा जाता है इनको। प्राकृतिक सफाई कर्मी, देखो ऐसे जीवों को भी, जैसे चील के लिए भी प्राकृतिक सफाई कर्मी का प्रयोग किया जाता है, और अब गिद्ध के लिए भी प्राकृतिक सफाई कर्मी का प्रयोग किया जाता है, कई बार कुत्तों के लिए भी प्राकृतिक सफाई कर्मी का, हालांकि उससे बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, तो एक बड़ा घातक है कुत्ते अगर प्राकृतिक सफाई कर्मी का काम करें, बट हाँ करते हैं वो प्रकृति में। प्राकृतिक सफाई कर्मी में ये भी आते हैं, लेकिन यहाँ जो प्रश्न की डिमांड है उसके हिसाब से प्राकृतिक सफाई कर्मी का मतलब है जो सड़ा गला करके भोजन प्राप्त करें। सड़े गले भोजन को जो प्राप्त करते हैं वो भी प्राकृतिक सफाई कर्मी भी हैं। लेकिन यहां पे हम बात करेंगे उदाहरण, आप कहेंगे कि भाई अब कोई उदाहरण भी तो होना चाहिए, अगर ऐसी कोई बात है तो उसका उदाहरण है क्या हमारे पास, बिल्कुल बैक्टीरिया और फंगस, इनको हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक सफाई कर्मी या अपघटक के नाम से जानते हैं। आपने देखा होगा रोटी अगर रखी रहती है 2, 3, 4 या 10 दिन तक, तो आप देखेंगे उसमें व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की लेयर बन जाती है। वो लेयर किसकी वजह से होती है, वो बैक्टीरिया या फंगस की वजह से बनती है। अब आप देखेंगे कि जैसे हमने आटा रख दिया, तो आटे को जब हम सुबह निकालते हैं, रात भर वो रखा रहता है, सुबह निकालते हैं तो वो फूल जाता है। वो फूलता किसकी वजह से, बैक्टीरिया की वजह से। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऐसे चीज हैं जो प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने के लिए जरूरी है। अब चेन कहां से स्टार्ट हुई थी, चेन स्टार्ट हुई थी उत्पादक से, उत्पादक से फिर चेन कहां पे गई, उपभोक्ता पे गई, उपभोक्ता से चीज कहां पे आई, अपघटक पे आई। अपघटक में चाहे वो उत्पादक हो या फिर उपभोक्ता हो, डायरेक्ट इसको भी सड़ा सकता है, इसको भी सड़ा सकता है, सबको सड़ा करके फिर से चीजों को प्रकृति में अपनी अपनी जगह पे लौटा दिया, और फिर से उत्पादकों ने उन चीजों को, पौधों ने फिर से उस चीज को प्रयोग किया, और फिर से ये चक्र ऐसे करके चलता रहता है। अगर ये अपघटक नहीं होते तो उत्पादक इतना ज्यादा उत्पादन कर देते कि पृथ्वी पर जितने भी रिसोर्स हैं, संसाधन हैं, वो एक समय पे आके खत्म हो जाते। इसका मतलब पूरा जो भी जीवन है वो खत्म हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या किया कि जो भी जीव बनते हैं उनको सड़ा करके फिर ये चीजों को वापस कर देते हैं, पौधे फिर से उस लाइन को, जीवन को शुरू करते हैं, ये फिर से उसे खत्म करके, और इस तरीके से ये चक्र लगातार चलता रहता है। तो ये प्रश्न आपको बड़े आराम से, मैं समझता हूं, आ गया होगा समझ में कि इसमें हमको किस तरीके से आंसर करना है, और प्रश्न की जो डिमांड है वो क्या है, या इससे रिलेटेड अगर मान लीजिए घुमा करके भी दूसरे स्टाइल से प्रश्न पूछेगा तब भी आप उसको बड़े आराम से हैंडल कर पाओगे। अब यहां पे पूछा गया है कि बर्फ क्या है, क्या ये सहसंयोजी बंध है, क्या ये हाइड्रोजन बंध है, क्या ये उप सहसंयोजी बंध है, या ये फिर एक आणविक ठोस है। अब देखो कई बार अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये एक सहसंयोजी बंध है तो ये बिल्कुल उत्तर सही है। फिर मैं आपसे ये कहूं कि क्या भाई ये हाइड्रोजन बंध है, तो ये उत्तर भी सही है। अब दो उत्तर एक जैसे हो गए, सही सही हो गए, इसका मतलब इन दोनों में से तो हम नहीं चूज कर पाएंगे। फिर हमको देखना पड़ेगा कि क्या ये आणविक ठोस है, तो हाँ ये बात भी सही है। और इसमें हमको क्या करना है कि फिर हमारे पास, क्योंकि ये तो दोनों सिमिलर हो जाएंगे, तो जो असिमिलर है, डिफरेंट टाइप का, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो ये इसको तो बाहर कर दीजिए, बट ये भी कुछ हद तक सही है, ये भी कुछ हद तक सही है, और ये भी कुछ हद तक सही है। तो हम चूज किसको करेंगे, इन दोनों में तो समानता ज्यादा है, तो जो असमान है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ये क्या है, आणविक ठोस है। अब आप कहेंगे कि भाई बर्फ के लिए आपने ये क्यों कहा कि इसमें सहसंयोजी बंध है, तो बर्फ असल में क्या है, जब पानी जम जाता है या पानी का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तो पानी अपने आप को ठोस में परिवर्तित कर देता है, इसलिए हम इसको आणविक ठोस कह रहे हैं। लेकिन पानी है क्या असल में, तो पानी है H2O। इसका मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, बाहर की कक्षा में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई भी परमाणु हो, वो चाहे उसको इलेक्ट्रॉन देने पड़े या किसी से उधार मांगने पड़े, वो अपनी कक्षा में क्या चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। हाइड्रोजन, हीलियम, इनको अगर छोड़ दें तो बाकी ज्यादातर जितने भी परमाणु हैं सब यही करते हैं। इसके पास 6 हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा कि भाई ये 2 अगर किसी से मांग ले तो इसके पास 8 हो जाएंगे, ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अब अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही है, अगर इसने ऑक्सीजन को दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी फिर, क्योंकि इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। दूसरे हाइड्रोजन के पास भी एक ही है। तो ये लोग क्या करते हैं कि चलो भाई हम पूरी तरह से नहीं देंगे, एक काम कर लेते हैं, साझेदारी कर लेते हैं। साझेदारी में क्या, एक तुम अपना दे दो,
एक मैं अपना दे देता हूं, एक तुम अपना दे दो, एक मैं अपना दे देता हूं। अब दोनों का अगर देखेंगे तो क्या बन गया, ये 1 2 3 4 और 4 इसके पास अलग है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। भाई 6 तो ऑलरेडी थे, हाइड्रोजन से एक एक शेयर कर लिया तो टोटल 8 बन गए। इसका मतलब H सिंगल बॉन्ड, एक एक का हुआ है इसलिए सिंगल बॉन्ड से प्रेजेंट करेंगे H। ये है हमारा पानी। अब पानी में क्या समस्या आती है कि ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है ये क्या कर लेते, थोड़ा सा ज्यादा ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, एक हाइड्रोजन थोड़ा सा कम होता है। इसका मतलब एक ग्रुप के पास थोड़ा सा नेगेटिव आ जाता है और इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा अगर खिसक जाएगा तो जिस साइड में इलेक्ट्रॉन खिसकेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। और जिस हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन इधर खिसक गया है उस केस में वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाएगा। अब इसको यहां समझते हैं, जैसे मान लीजिए, हाँ पहले ये और बात कर लेते हैं, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बना है इसी को हम क्या कहते हैं, सह संयोजी बंध कहते हैं। अर्थात ऐसा बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हो, इलेक्ट्रॉन साझा या बराबर इलेक्ट्रॉन साझा। उप सहसंयोजी बंध क्या करते हैं, साझे के इलेक्ट्रॉन एक ही परमाणु दे। अगर साझा भी हो और साझे में बराबर की साझेदारी हो तो कहेंगे उसको सहसंयोजी बंध। अगर साझा हो लेकिन साझेदारी में इलेक्ट्रॉन एक ही दे, यूज उसको दोनों करें, दे एक, तो उसको हम कहते हैं उपसहसंयोजी बंध। हाइड्रोजन बंध एक्चुअली कोई परमानेंट टाइप का बॉन्ड नहीं होता, ये स्पेशल कंडीशन में डेवलप होता है। अब अगर हम बर्फ बनाएंगे, जैसे नॉर्मली अगर ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं, वो अणु कहीं भी जा सकते हैं, परमाणु के जो मतलब पानी के अणु है वो कहीं भी मूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बनाते हैं बर्फ तो उस केस में क्या हो जाता है, एक ये हो गया हमारा हाइड्रोजन प्लस, ये हो गया हमारा हाइड्रोक्सिल आयन, फिर ऐसे ही इधर भी कहीं कोई एक OH होगा नेगेटिव में, एक H होगा पॉजिटिव में, ये एक अणु हो गया, ये दूसरा अणु हो गया। अब आप देखेंगे कि भाई जो पॉजिटिव होते हैं वो नेगेटिव को भी तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इनके और इनके बीच में तो परमानेंट बॉन्ड है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है नेगेटिव है, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हिस्सा पॉजिटिव है, तो ये भी तो थोड़ा 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 एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये जो थोड़ा थोड़ा अट्रैक्शन है इसी को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और इसी की वजह से बर्फ क्या होती है, पानी में हाइड्रोजन बॉन्ड उपस्थित नहीं होता इसलिए जो अणु है वो पास पास में रह पाते हैं, लेकिन बर्फ बनने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड जरूरी होता है, या ये कहिए कि जब पानी ठोस में कन्वर्ट होता है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। तो इसलिए अणुओं को क्या होना पड़ता है, दूर होना पड़ता है। तो आप अगर कांच के किसी बर्तन में बर्फ जमाने के लिए रखेंगे तो पानी क्या करता है, फैलता है, पानी फैलेगा तो कांच को वो क्या कर देता है, तोड़ देता है। ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा जहां तक मैं समझता हूं। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई लघु पथन के समय परिपथ में क्या हो जाता है, धारा का मान घट जाता है, विभवांतर का मान बढ़ जाता है, धारा का मान बढ़ जाता है, विभवांतर का मान घट जाता है। पहले तो हमको यह समझना होगा ये शॉर्ट सर्किट चीज क्या है। तो लघु पथन का मतलब है, लघु पथन का मतलब है लोड बढ़ जाए, लोड बढ़ जाए। और लोड कब बढ़ेगा, जब क्या हो जाए, धारा बढ़ जाए। अब धारा अगर बढ़ गई है इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे होंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं तो अपने साथ ऊर्जा भी ज्यादा लेके जाएंगे। इसका मतलब प्रतिरोध अब क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा गर्मी उत्पन्न करेगा, और इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो सामान है वो क्या हो जाते हैं, सामान खराब हो जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रिकल सामान है वो खराब हो जाते हैं। और इसी से बचने के लिए क्या करते हैं हम लोग, लघु पतन से बचने के लिए, बचने हेतु क्या करते हैं, फ्यूज वायर का प्रयोग करते हैं, फ्यूज तार का प्रयोग। अब ये फ्यूज तार क्या करेगा, तो जैसे ही लोड बढ़ेगा, जैसे ही प्रतिरोध गर्मी उत्पन्न करना स्टार्ट करेगा, सामान खराब होने वाला होगा, उससे पहले ही फ्यूज तार क्या होगा, गर्मी की वजह से पिघल जाएगा। अब अगर ये पिघल जाएगा तो इसका मतलब घर में जो बिजली की सप्लाई हो रही है, विद्युत सप्लाई हो रही है, वो खत्म हो जाएगी। अब विद्युत जाएगी नहीं तो चीजें खराब कैसे होंगी, इसलिए हम क्या करते हैं, फ्यूज वायर का प्रयोग इससे बचने के लिए करते हैं। तो यहां पर हमसे सीधा सीधा पूछा गया है कि लघुपथन क्या है। लघुपथन का मतलब होता है धारा का अचानक से बढ़ जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया जनित है। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया क्या है,
बैक्टीरिया क्या है? एक कोशिकीय जीव। और बैक्टीरिया की जो ये कोशिका है, अब एक कोशिकीय जीव तो बहुत सारे हो सकते हैं, पैरामीशियम भी एक कोशिकीय है, अमीबा भी एक कोशिकीय है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंट टाइप के हैं। यहां पे हम बात करें कोशिका कैसी होती है, कोशिका अविकसित होती है, अविकसित होती है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका। ऐसे जीव जो प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं, अविकसित कोशिका से बने होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? बैक्टीरिया कहते हैं। और ये दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकते हैं जो मानव के लिए लाभकारी हों, और ऐसे भी हो सकते हैं जो मानव के लिए हानिकारक हों। हानिकारक है मतलब बैक्टीरिया रोग फैलाते हैं, तो इनके क्या है? हमको दो चीजें दिखती हैं, लाभ भी दिखते हैं और इनसे हमको हानि भी होती है। हानि में क्या? बीमारी फैलाते हैं। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं? बीमारी का कारण बनते हैं, चीजों को क्या कर देते हैं। अभी हमने देखा था, आपको याद होगा, हमने कवक का एग्जांपल लिया था, फंगस का, और बैक्टीरिया का एग्जांपल लिया था। इसका मतलब ये चीजों को क्या कर देते हैं? सड़ा देते हैं। और लाभ क्या है इसका? तो लाभ ये है कि बैक्टीरिया से दवा भी बनती है। जैसे इंसुलिन की हम बात करें, या फिर हम बात करें अन्य बहुत सारी जो दवाएं हैं उनकी हम बात कर लेते हैं, वो बैक्टीरिया से ही बनती हैं। तो इसका मतलब दवा बनती है, दवा बनाने में। और बैक्टीरिया का फायदा क्या हो सकता है? शराब बैक्टीरिया से ही बनती है, बैक्टीरिया या फंगस से बनती है, सॉरी फंगस से बनती है। बैक्टीरिया से हम क्या करते हैं? अचार में जो स्पेशल टेस्ट आता है वो बनता है बैक्टीरिया से। और क्या बनता है? सिरका बनता है। ये सब बनाने में तो इसके फायदे भी हैं और इसके नुकसान भी हैं। नुकसान, ये यहां पे हमसे नुकसान ही पूछ रहा है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं उनकी एक लिस्ट याद रखनी पड़ेगी। बैक्टीरिया के अलावा और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो नुकसान पहुंचाती हैं, उनकी भी थोड़ी सी लिस्ट याद करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे बात करें हेपेटाइटिस, टाइफाइड, चेचक और खसरा। हेपेटाइटिस की बात करें तो ये वायरस से होता है, चेचक की बात करें तो ये भी वायरस से होता है, मतलब और खसरा की बात करें तो ये भी क्या होता है? वायरस से होता है। अब तीन अगर वायरस से हो रहे हैं तो ये किससे होता है? तो ये होता है बैक्टीरिया से। हमसे उसने पूछा है बैक्टीरिया जनित रोग क्या है। अब इसके लिए तरीका क्या है, तो मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देता हूं, उसको आप एक बार सरसरी नजर से देख लीजिए, ताकि अब जरूरी नहीं कि हर बार आपसे यही पूछे कि हेपेटाइटिस का रिलेटेड या टाइफाइड का, किसी और भी रोग को पूछ सकता है, किसी अन्य रोगाणु से रिलेटेड भी पूछ सकता है। जो रोग फैलाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रोगाणु कहते हैं। रोगाणु मतलब रोग फैलाने फैलाने वाला। अब रोग कौन कौन फैला सकते हैं? सामान्य तौर से जो रोगाणु होते हैं उसमें क्या आते हैं? बैक्टीरिया है उसमें, और वायरस, फंगस भी इसमें आता है, कृमि भी आते हैं। कृमि मतलब कीड़े, कीड़े इन द सेंस वर्म्स जिनको कहा जाता है, वो भी इसमें आते हैं। तो ये सब क्या आते हैं? बीमारी फैलाने वाले कारकों में आते हैं। इनको रोगाणु या पैथोजेंस कहा जाता है। आपने देखा होगा पैथलैब्स, जब किसी हॉस्पिटल में अगर कभी गए हो या देखा हो, आपने विजिट किया हो, तो उसमें लिखा रहता है पैथ लैब या पैथोलॉजी लिखा रहता है। पैथ का मतलब ही होता है जो रोग से संबंधित हो, रोग फैलाने वाले चीजों की जांच जहां पे की जाती हो उसको हम क्या कहते हैं? पैथोलॉजी कहते हैं। अब एक लिस्ट वो थोड़ी सी देख लीजिए। जैसे यहां पे बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग या जनित रोग कौन कौन से होते हैं? कोड, डिप्टीरिया, टिटनेस, प्लेग, सिफिलिस, हैजा, निमोनिया, गोनोरिया, क्षय रोग। क्षय रोग मतलब यहां पे टीबी की बात हो रही है, ठीक है। यक्ष्मा भी कहीं कहीं लिखा मिल सकता है आपको, इसकी बात हो रही है। विषाणु से होने वाले कौन कौन से रोग हैं? तो जैसे हेपेटाइटिस, चेचक, खसरा, रेबीज, हर्पीस, डेंगू, इन्फ्लुएंजा, एड्स, पोलियो, ये सारे के सारे विषाणु से होते हैं। कवक की अगर हम बात करें, कवक से कौन कौन से होते हैं? तो एथलीट फुट, दाद, खाज और ये मधुरा फुट इत्यादि, ये सब रोग किससे होते हैं? ये होते हैं कवक से। तो आप इनको एक बार और पॉज करके वीडियो को रिवाइज कर लीजिए, ताकि अगले प्रश्न में अगर कहीं इस तरह की चीज आती है, इस तरह का डाटा आता है, तो उसको आप बड़े आराम से हैंडल कर पाए। अब यहां पे हमसे प्रश्न पूछा गया है कि एकल आवृत्ति वाले ध्वनि को क्या कहते हैं? एकल आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसको हम कहते हैं टोन, ठीक है। अब
सबसे पहले समझते हैं कि भाई ये ध्वनि क्या चीज है, तो तभी ना हम किसी चीज को बता पाएंगे। और इससे रिलेटेड कुछ एडवांस डाटा है उसको भी हम देखेंगे। तो ध्वनि क्या है? ध्वनि माध्यम इसका मतलब ध्वनि क्या है? माध्यम में चलती है ये। जैसे प्रकाश बिना माध्यम के भी चल सकता है, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की कोई जरूरत नहीं पड़ती। अब सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है तो कोई माध्यम थोड़ी ना है, लेकिन ध्वनि बिना माध्यम के नहीं चल सकती है। और ये क्या है? ऊर्जा का स्थानांतरण, जो क्या करता है? सुनने में सहायक या सुनने का कारण, सुनने का कारण, उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। अर्थात ऊर्जा का ऐसा प्रकार जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं, ध्वनि कहते हैं, साउंड कहते हैं। ये माध्यम में ही चल सकता है। पर इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात ये है कि ये ठोस, ठोस में क्या चलता है? सबसे तेज चलता है ये, द्रव और गैस, तीनों में ही ये क्या कर सकता है? चल सकता है। इसकी सबसे ज्यादा गति किस में होती है? ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, और सबसे कम गति इसकी या सबसे कम वेग कहां पे होता है? तो गैसों में होता है। ये हमने पढ़ा भाई कि ये ध्वनि आखिर क्या चीज है। अब यहाँ पे जो भी और एक्स्ट्रा डाटा है उसकी हम बात कर लेते हैं कि भाई ये डाटा क्या है। तो आप देखेंगे यहाँ पे ध्वनि की गुणता, गुणता वह अवलक्षण है जो हमें समान तारत्व और प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं, ये चीज क्या है। तो जैसे आपने देखा होगा कहीं पे कोई सॉन्ग बज रहा होता है, मान लीजिए कोई डीजे बज रहा है, तो इतनी सारी तरह की ध्वनियां बजती हैं उसमें। मान लीजिए शहनाई बज रही है, तबला बज रहा है, या इस तरह की बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, और जो सिंगर है वो गा भी रहा है। लेकिन आप ये देख पाते होंगे या ये सुन पाते होंगे, समझ पाते होंगे इस चीज को कि आप तबले की ध्वनि को बिल्कुल अलग सुन पा रहे हैं, जो बांसुरी बज रही है वो बिल्कुल अलग आपको पता चल रही है, और जो गायक गा रहा है वो एकदम अलग पता चल रहा है। इसका मतलब 20 चीजें अगर एक साथ बज रही हैं तो भी आप उनमें अंतर कर पाते हैं। तो ध्वनियों में ये जो आप अंतर कर पा रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? क्वालिटी या गुणता कहते हैं। अब यहाँ पे क्या है? अनेक आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। कई सारी चीजों को मिलाकर के जब ध्वनि बनती है तो उसको हम क्या कह देते हैं? स्वर कहते हैं। यह सुनने में सुखद होती है। नॉइस कब कहते हैं? अगर हमारे कानों को ध्वनि सुनने में समस्या हो रही है तो उसको हम क्या कहेंगे? शोर कहेंगे। और संगीत सुनने में सुखद होता है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। तो प्रकाश के लिए भी आपको यही याद रखना है, ध्वनि के लिए भी याद करना है। मतलब चाल जो होती है वो चाहे ध्वनि की बात करें चाहे प्रकाश की बात करें, वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। मतलब एक माध्यम से अगर हम दूसरे माध्यम में ध्वनि को लेके जाएं तो उसकी तरंग दैर्ध्य तो परिवर्तित हो जाएगी, वेग तो परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन आवृत्ति परिवर्तित नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछा गया है? उत्प्रेरक का कार्य क्या है? तो भाई सबसे पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, फिर ये भी हमें पता होना चाहिए इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कि उत्प्रेरक होता क्या है। अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना, अभिक्रिया की दर को घटा देना, अभिक्रिया की दर को नियत रखना। अब नियत रखेगा तो उत्प्रेरक, वैसे भी आपने देखा होगा कि बड़ी उत्प्रेरक, बड़ी प्रेरणादायक कहानी है। इसका मतलब कोई ऐसी चीज है जो हमको क्या कर रही है? जो हमको बढ़ावा दे रही है। या ऐसा भी हो सकता है कि भाई उसकी कहानी बड़ी दर्दनाक है। इसका मतलब वो जो कहानी है वो हमको किसी एक काम को करने से रोक रही है। तो उन दोनों ही स्थितियों में इसको क्या कहा जाता है? उत्प्रेरक कहा जाता है। इसका मतलब अभिक्रिया की दर को बढ़ा देना भी क्या है? उत्प्रेरक है। और अभिक्रिया की दर को घटा देना भी क्या है? उत्प्रेरक है। अब डी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे ए और बी दोनों के लिए यहाँ पे उत्प्रेरक कहा गया है, इसलिए हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब यहां पे समझते हैं कि जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, वो चीज क्या है। तो ये क्या है? अभिक्रिया की दर को बदलने वाला ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को बदल देता है। या तो ये इसको क्या कर सकता है? बढ़ा देता है, या फिर इसको क्या कर देता है? घटा देता है। वैसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? कैटलिस्ट या उत्प्रेरक कहते हैं। अब प्रश्न ये भी उठ सकता है कि क्या उत्प्रेरक, भाई एक बात कही जाती है ना कि अगर कीचड़ साफ करनी है तो नाली में तो उतरना पड़ेगा, तो
तो ऐसे ही एक प्रश्न आपके मन में यहां पे ये आ सकता है कि क्या उत्प्रेरक अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है? तो यहां पे ये अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, मतलब इसको अभिक्रिया से कोई मतलब नहीं है। ये है कैसा? तो ये एक तरह का पंच है। जैसे दो पक्षों में अगर झगड़ा चल रहा हो तो पंच क्या करता है, सरपंच या आप उसको मुखिया कह सकते हो, वो क्या काम करता है? वो दोनों पक्षों को बुलाता है, साथ बिठाता है और उनके बीच में जो भी अनबन है उसको सॉल्व करके फिर उनको उनके घर भेज देता है। पंच जैसा है वैसा का वैसा ही रहता है। हाँ, भौतिक रूप में परिवर्तन आ सकता है, जैसे पंच को भी भाई भूख लग सकती है, प्यास लग सकती है, तो ये भौतिक हो गया। ऐसे ही रासायनिक अभिक्रिया में भी उत्प्रेरक अपनी अवस्था बदल सकता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि आपने ठोस के रूप में प्रयोग किया हो और मतलब मोटे मोटे दानों के रूप में, अभिक्रिया के बाद आपको ये चूर्ण के रूप में मिल जाए, बहुत पतले पतले दानों में कन्वर्ट हो जाए, वो हो सकता है। लेकिन ये रासायनिक रूप से कोई पार्टिसिपेशन नहीं करता है। इसका काम बस ये है, दोनों को बुलाता है और दोनों को ज्वाइंट करके वापस भेज देता है। अब क्योंकि हमने यहां पे देखा ये घटा सकता है, बढ़ा सकता है, तो ये क्या हो सकता है? मुख्य रूप से ये दो प्रकार का हो सकता है। एक पॉजिटिव टाइप का उत्प्रेरक। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिक्रिया को बढ़ा देते हैं वैसे पदार्थों को क्या कहते हैं? पॉजिटिव या धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। दूसरा टाइप क्या हो जाएगा? नेगेटिव टाइप के उत्प्रेरक, अर्थात ऐसे उत्प्रेरक या ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव उत्प्रेरक कहते हैं। इसके अलावा ऐसे भी पदार्थ हैं जो उत्प्रेरक को भी बढ़ावा दे सकते हैं या उत्प्रेरक को घटावा दे सकते हैं, मतलब उसको कम कर सकते हैं। ऐसे पदार्थों को जो उत्प्रेरक की जो अभिक्रिया को बढ़ाने की दर है उसको और बढ़ा दें, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। वो अभिक्रिया से उनको कोई मतलब नहीं, उनको किससे मतलब होता है? उत्प्रेरक से होता है। तो जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया करने की या करवाने की दर को बढ़ा दे, उसको हम कहते हैं, अब कोई चीज बढ़ावा दे रही है तो उसको क्या कहेंगे? उत्प्रेरक सपोर्टर या उत्प्रेरक अमृत कह देंगे उसको। और जो कम कर दे उसको उत्प्रेरक विष कहते हैं। तो जो उत्प्रेरक को प्रभावित करे वो अमृत या विष कह देंगे उसको, और जो पदार्थ अभिक्रिया को प्रभावित करे उसको उत्प्रेरक कहेंगे। तो ये आ गया होगा समझ में। अगर इसमें पॉजिटिव नेगेटिव का भी पूछेगा तो आप बड़े आराम से यहाँ पे बता पाएंगे। अगले प्रश्न को देखते हैं। ये पूछ रहे यहाँ पे कि धात्विक खनिज का उदाहरण है। अब देखो, धात्विक मतलब धातु, ऐसा खनिज जिसमें धातु पाई जाती हो वैसे खनिज को हम क्या कहते हैं? धात्विक खनिज कहते हैं। अब यहां पे आप देखेंगे, सोना एक धातु है, चांदी एक धातु है, लोहा ये भी एक धातु है। तो इसका मतलब इसमें तीनों के तीनों धातु हो गए। तो उदाहरण मतलब जो हमारा उत्तर होगा वो तो यही इसी उदाहरण से हो गया सेट। अब बाकी को भी देख लेते हैं। अभ्रक धातु नहीं है। लवण जैसे नमक NaCl, खाने का जो नमक होता है या सामान्य या टेबल साल्ट भी इसको कह सकते हैं, साधारण नमक, इसमें NaCl है। अब यहाँ पे देखेंगे तो लवण क्या होते हैं? वो भी धातु नहीं है। और पोटास, पोटास में बिल्कुल होता है पोषण, बट यहाँ पे क्योंकि दो हमारे पास ऐसे एग्जाम्पल आ गए, ग्रेनाइट ये तो कार्बन है, ये तो धातु नहीं है, चूना ये तो धातु है, और बलुआ पत्थर इसमें भी धातु अधातु पता नहीं किस किस चीज का मिश्रण होगा, तो इसको भी हम धातु नहीं कह सकते। संगमरमर ये तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसका मतलब इसमें तो कार्बन है इसलिए इसमें अधातु है, कैल्शियम है इसलिए इसमें धातु है, तो दोनों का मिक्सचर हो गया बट प्योर नहीं है। सल्फर ये तो अधातु है, लोहा ये हो गया। हमको उसने पूछा था पूरा का पूरा उदाहरण, पूरा का पूरा उदाहरण सोने का आएगा। अब मन में ये प्रश्न आ सकता है कि हमने ये निकाला कैसे, हमको ये कैसे पता चला कि धातु और अधातु या कुल मिला के मोटा मोटा धातु अधातु उपधातु के बीच का क्या अंतर है, तो ये हमको समझ में आना चाहिए। तो जो भी पदार्थ हैं या जो तत्व हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनको तीन कैटेगरी में बांटा जाता है। एक को हम कहते हैं मेटल, दूसरे को हम कहते हैं उपधातु मेटेलॉइड, और तीसरे को हम कहते हैं अधातु। सामान्य रूप से अगर मोटी मोटी हम बात करेंगे तो सामान्य रूप से फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें हो, फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें हो उसको हम धातु कहते हैं रासायनिक भाषा में। दूसरे तरीके से कहें, जिसमें विद्युत क्या कर सकती हो, विद्युत प्रवाहित हो सकती हो, उसको हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। सामान्य रूप से धातुएं क्या होती हैं? ठोस होती हैं,
लेकिन हमको एक अपवाद मिलता है पारे के रूप में, जो द्रव के रूप में होता है। ठीक है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन जिसके पास हो, वैद्युत जिसमें प्रवाहित हो सकती हो, उसको हम धातु कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो जैसे हम सभी तत्वों को एक क्रम में अरेंज कर देते हैं तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर हमको नजर आता है, और नीचे ये ऐसे करके दो यहाँ पे आते हैं। इसको हम एस ब्लॉक कहते हैं, इसको डी कहते हैं, इसको पी कहते हैं, और इसको एफ ब्लॉक कहते हैं। तो जो यहां तक जो चीजें हैं, ये इनको आगे, या जो आवर्त सारणी है उसमें आगे उपस्थित हैं, उनको हम कहते हैं धातु। और जो यहाँ पे हैं उनको हम कहते हैं अधातु, और ये भी इसी में आएंगे धातु में। और यहाँ पे एक लाइन है इस तरीके से बीच में गैप, उसको हम कहते हैं उपधातु। ठीक है, मोटा मोटा याद करेंगे तो ऐसे जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन हो। जैसे अगर मैं आपसे सोडियम की बात करूं तो सोडियम का जो नंबर पड़ता है वो 11 पड़ता है। आप उसको अगर कक्षाओं में अरेंज करेंगे इलेक्ट्रॉनों को तो वो 2, 8, 1, इसका मतलब सबसे बाहर वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन उपलब्ध है तो फ्री घूम सकते हैं कहीं भी, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को फ्री इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो सोडियम क्या हो जाएगा, एक धातु हो जाएगा। अब फ्री इलेक्ट्रॉन है तो विद्युत का प्रवाह किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। भाई इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो उसी प्रभाव को तो हम विद्युत कहते हैं। इसका मतलब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। अगर हम बात करें तो सभी धातुएं चालक होती हैं, इसका मतलब उनमें विद्युत क्या होती है, चल सकती है। अब विद्युत चल सकती है तो आपके मन में अब ये प्रश्न भी आ सकता है कि भाई विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, तो सबसे अच्छा चालक चांदी है। और फिर आपके मन में ये भी आ सकता है कि धातु तो है लेकिन सबसे बुरा, उसमें बड़ी मुश्किल से चल पाती हो विद्युत, तो उसके लिए हम लेड या पीबी प्रयोग करते हैं। तो सबसे अच्छा चांदी, और सबसे बुरा पूछे तो लेड या पीबी। ठीक, अब उपधातु की बात आती है। इसमें धातु और अधातु दोनों के गुण, जिसमें धातु और धातु दोनों के गुण उपस्थित हों उनको उपधातु कहा जाता है। जैसे सिलिकॉन, अब इसमें 8 का जस्ट आधा, 4 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं बाहर वाली कक्षा में। इसका मतलब इसमें थोड़ी बहुत विद्युत का प्रवाह हो भी सकता है, नॉर्मली विद्युत का प्रवाह बहुत कम होता है। तो ना तो ये पूरी तरह से धातु रहा, ना ये पूरी तरह से अधातु हुआ, नॉन मेटल हुआ। तो वैसी चीजों को हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। ठीक है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, ये सारी चीज, आर्सेनिक। अब आते हैं अधातु पर। अधातु का मतलब है फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता, विद्युत प्रवाह नहीं होता, चालक नहीं होता। नॉर्मली अगर इनकी, जैसे हमने इनकी अवस्था की बात करी थी कि भाई सभी धातु कैसे होते हैं, लगभग कठोर होते हैं। हमने एक का एग्जांपल ले लिया, या ठोस होते हैं, और एक का एग्जांपल ले लिया कि पारा द्रव होता है, वो भी धातु है। इनकी अगर हम बात करें धातु की तो ये गैस भी हो सकते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये ठोस भी हो सकते हैं जैसे हीरा, और या कार्बन की बात आप कर सकते हैं, सल्फर की बात आप कर सकते हैं। और ये द्रव भी हो सकते हैं। द्रव में एक ही अधातु है, उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन के अलावा बाकी या तो ठोस होंगे या गैस होंगे। तो ब्रोमीन याद रखिएगा, और यहाँ पे एक याद रखिएगा क्या, पारा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई चालक नहीं होता है, लेकिन हमने तो एक एग्जाम्पल पढ़ा है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट तो चालक होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, कार्बन का ही तो एक रूप है। जैसे हीरा कार्बन है, वैसे ही ग्रेफाइट भी, जो आपने देखा होगा ना कच्ची पेंसिल से हम जो लिखते हैं, ठीक है, वो जो कच्ची पेंसिल होती है या लेड पेंसिल जो होती है, वो क्या है, वो भी एक अधातु है। लेकिन सिर्फ ग्रेफाइट कार्बन का एक ही रूप है, सारी अधातुओं में एक ही रूप है कार्बन का, ग्रेफाइट, जिसमें विद्युत चल सकती है। उसको आप अलग से याद कर लीजिए। ठीक है, अपवाद होते हैं हर चीज के, तो ये अपवाद हैं। ठीक, अब अगले प्रश्न पे आते हैं। इसमें पूछा गया है कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्धचालक क्या है, फिर पता होना चाहिए कि प्रतिरोधकता क्या है, तब हम बता पाएंगे कि ये बढ़ जाएगी, घट जाएगी, समान रहती है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। अब तब हमको पता लगेगा। वैसे अगर इस प्रश्न में हम देखें तो किसी चालक या किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है, घटती जाती है। ऐसा हुआ क्यों? अब देखो, दो यहां पे हम लेंगे, एक है चालक और एक है यहां पे अर्धचालक। ठीक, चालक की हम बात करें तो यहां पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, गतिमान है, आराम से। अगर इलेक्ट्रॉन आराम से चल सकता है तो उसको हम क्या कहेंगे, चालक कहेंगे। उदाहरण हमने अभी लिया था, जैसे हमने धातुओं का उदाहरण लिया, वो सारे के सारे क्या आएंगे,
चालक में आएंगे। अब क्योंकि धातुओं में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, तो जैसे जैसे तापमान आप बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन पहले ही भरपूर मात्रा में, जैसे मान लीजिए एक रोड पे चल रहे हैं और वहां पे बहुत सारी भीड़ है, अब सब लाइन से लाइन चलेंगे तो भीड़ आराम से आगे बढ़ती जाएगी, लोग आराम से आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया कि भाई कोई घटना हो गई, दुर्घटना हो गई, कोई बॉम्ब है, आगे से एक ट्रक आ रहा है, या कोई और मान लीजिए इस तरह की कोई अफवाह फैल जाती है, तो आप देखेंगे लोग टेढ़े मेढ़े भागने लग जाते हैं, मतलब लोग अपनी गति को बढ़ा देते हैं। जब लोग तेजी से भागेंगे उस भीड़ में तो आप देखेंगे कोई कहीं नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई कहीं भागने की कोशिश करेगा, कोई कहीं भागने की कोशिश करेगा और सब अटक जाएंगे। इसका मतलब यदि हम चालकों में ताप बढ़ाएंगे, यदि हम चालकों में ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। चालकों में ताप बढ़ाने पे प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ जाता है। और चालकता क्या हो जाती है? चालकता कम हो जाती है। ये बात आ गई समझ में? क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, भीड़ उसके पास बहुत सारी है, तो ऊर्जा बढ़ेगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा, सब इधर उधर भागेंगे। इसका मतलब फिर वहां पे प्रतिरोध हो जाएगा। प्रतिरोध का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जिस रास्ते से जा रहा है उस रास्ते में कितने हर्डल्स हैं, रुकावट कितनी है, तो वो इलेक्ट्रॉन के मार्ग में आने वाली रुकावटों को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है? इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इधर उधर भागेगा तो उसको ज्यादा रुकावटें होंगी, ज्यादा टक्करें झेलनी पड़ेंगी, तो उसकी ऊर्जा ज्यादा खर्च हो जाएगी। इसका सीधा सीधा बस इतना सा मतलब है। अर्धचालक के केस में क्या है? बहुत कम इलेक्ट्रॉन उपस्थित। मतलब अगर आपको मान लीजिए 100 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो इसके पास प्रॉब्लम क्या है? इसके पास एक ही उपस्थित है, आपको चाहिए 100, बट अर्धचालक के पास एक ही होता है या बहुत कम होता है, लाखों में से एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो पाता है। अब उसकी वजह से क्या होगा कि जितनी ऊर्जा आपको भेजनी है वो ऊर्जा जा ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर आपने ताप को बढ़ा दिया तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? ज्यादा ऊर्जा लेकर के अपने घर से निकलेंगे, मतलब घर यहां पे कहने का मतलब कक्षाओं से अपनी से निकलेंगे, कक्षा से निकल करके वो रास्ते पर आएंगे, फ्री जो पथ है उस पे आ जाएंगे और आपकी ऊर्जा को लेकर के एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। जैसे 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 आप ताप बढ़ाते जाएंगे उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे। तो पहले एक था, फिर मान लीजिए आपने और ताप बढ़ा दिया, अब 10 निकल के आ गए, तो आपकी ऊर्जा और ज्यादा प्रवाहित हो जाएगी, वैद्युत और ज्यादा प्रवाहित होगी। अब आपने और ताप बढ़ा दिया तो अब की बार मान लीजिए 50 आ गए, और ताप बढ़ाएंगे, अगली बार हो सकता है 100 निकल के आ जाए। इसका मतलब इनमें अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ेगा, तो इनकी प्रतिरोधकता। अब क्योंकि पहले यहां कंडीशन ये थी कि हद से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है इसलिए आपस में टक्कर खाने लगे, अपने आप एक दूसरे को मारने लग गए। यहां पे तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उतना अच्छा है। इसका मतलब प्रतिरोध यहां पे क्या होगा? कम हो जाएगा। या फिर जो चालकता की अगर हम बात करें तो चालकता क्या होगी? बढ़ जाएगी। आपको ये डिफरेंस याद रखना है। अगली बार जरूरी नहीं वो आपसे प्रतिरोध का पूछे, अगली बार वो हो सकता है चालकता का पूछ ले। ठीक है? और अगर हम इसमें बात करें तो देखो इनका अगर हम ताप 0 केल्विन कर देंगे तो ऐसे केस में चालक क्या हो जाते हैं? सुपर कंडक्टर हो जाते हैं, या इनको अति चालक कहा जाता है। अति चालक का मतलब प्रतिरोध जिनका क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो अगर 0 केल्विन ताप कर दे किसी चालक का तो वो अति चालक में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका प्रतिरोध 0 हो जाएगा। ताप बढ़ाते जाएंगे प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, ताप कम करते जाएंगे प्रतिरोध कम होता जाएगा। जैसे ही 0 ताप होगा प्रतिरोध भी 0 हो जाएगा। और अर्धचालक वाले केस में अगर हम बात करें तो ताप को अगर हमने क्या कर दिया? 0 कर दिया, ताप को 0 कर दिया तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, या कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। इसका मतलब प्रतिरोध क्या हो गया? प्रतिरोध बढ़ के अनंत हो गया, प्रतिरोध हद से ज्यादा बढ़ गया। जब प्रतिरोध हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो उस केस में इसको हम क्या कहते हैं? पूर्ण अचालक कहते हैं। पूर्ण अचालक कहते हैं। इसका मतलब अर्धचालक का ताप बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता कम होती है, वो अच्छा बनता जाता है। ताप कम करते चले जाते हैं तो प्रतिरोध बढ़ता चला जाता है, इसका मतलब वो बुरा बनता जाता है। और एंड में जब ताप आप 0 कर दोगे तो ये अनंत प्रतिरोध वाला हो जाएगा, या पूर्ण अचालक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण अचालक हो जाएगा। अब यहां तक ही आ गया समझ में? नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। कुछ ना, ओडोमीटर एक उपकरण है जिसके द्वारा मापा जाता है। बिल्कुल सिंपल सिंपल सा है, शक्ति का है, बल का है, या ईंधन की खपत का है, या दूरी का। अब आपने बाइक में देखा होगा इस तरीके से 2 लगे रहते, एक में तो स्पीड लिखी आती है और एक में आपने देखा होगा ऐसे ग्रिल टाइप की बनी रहती है, इस टाइप से, ये 2 4 6 8 ऐसे करके, या 7 कुछ ऐसे करके किलोमीटर्स में लिखा रहता है। ये जो आपने देखा होगा ऐसे गोल गोल रहते हैं, इस पे एक सुई टाइप की ऐसे करके, जैसे आप रेस देते हैं तो वो आगे बढ़ती जाती है, कब यहाँ 80 पे पहुंच गई, 100 पे पहुंच गई। ये जो सुई टाइप का है इसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर।
तो ये क्या बताता है, गति बताता है, चाल बताता है, स्पीड बताता है कि कोई भी जो हमारी बाइक है या गाड़ी है वो कितनी स्पीड से चल रही है, तो वो स्पीडोमीटर हो गया। एक होता है यहाँ पे जो दूरी को बताता है कि आप कितना चले हैं, जो दूरी को बता रहा है उसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, ओडोमीटर कहते हैं, ओडोमीटर कहते हैं, जो ये बताता है कि आप टोटल कितना चल चुके हैं, और वो किस में बता रहा है, किलोमीटर्स में बताता है। तो यहाँ पे ओडोमीटर कैसा उपकरण हो जाएगा, एक ऐसा उपकरण जो दूरी का मापन करता है। तो टोटल हमने यहाँ पे क्वेश्चनों को डिस्कशन किया, टोटल 15 प्रश्न आए थे, उनको हमने डिस्कस किया। इसके आगे हम क्या करेंगे, अगले जो भी प्रश्न है इसी तरीके से सीरीज को हम लेकर के चलेंगे, और 2008 तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उनको ईयर वाइज इसी तरीके से कवर करते हुए चलेंगे। तो आज की इस कक्षा को मैं यही विराम दूंगा, बाकी आपसे आगे मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।